Assalamu alaikum. My name is Momina Shaheen. I'm from Comsets University, Islamabad, Lahore campus. I am teaching you software testing. And in this lecture, we will see what is software testing process. Let's see its outline. First, we will discuss some basic definitions. Then we will move towards fundamental of test processes, and then we will discuss about requirement traceability metrics. सो टेस्ट बेसिस क्या होते हैं? ये वो इंफॉर्मेशन है जो कि डॉक्यूमेंट जो कि हमें डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में मिलती है इधर, या फिर हमारे पास पहले से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए टेस्ट केसेस को डिज़ाइन करने के लिए, या टेस्ट एनालिसिस जो है वो करने के लिए। टेस्ट एनालिसिस क्या है कि जब हम लोग जो भी टेस्ट इंफॉर्मेशन होती है अम, उसके बारे में हम लोग जो भी इनसाइट्स देखते हैं, या जो हम लोग लुक कर रहे होते हैं उसके ऊपर ग्रॉसली, उसे टेस्ट एनालिसिस कहते हैं। ये नाम से ही जाहिर हो रहा है कि हम एनालाइज कर रहे होंगे टेस्ट इंफॉर्मेशन को, जो भी हमें रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद टेस्ट कंडीशंस, ये एक ऐसा समझिए कंपोनेंट या सिस्टम है दैट कुड बी वेरीफाइड बाय वन और मोर टेस्ट केसेस, कि भाई हम लोग उससे वेरीफाई करते हैं। कोई फंक्शन भी हो सकता है, कोई ट्रांजैक्शन भी हो सकती है, कोई फीचर भी हो सकता है। ठीक है, हम लोगों ने इसे वेरीफाई करना है कि ये पास होती है कि नहीं। ठीक है, या हमारी वो है कि कोई स्ट्रक्चरल एलिमेंट है कि पास हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, बेसिक डेफिनेशंस के अंदर ही है कि टेस्ट प्रोसीजर्स क्या होते हैं। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ाया था, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें हमने पूरा प्रोसीजर या सीक्वेंस ऑफ एक्शंस लिखे हुए हैं। वैसे ही उसे हम टेस्ट प्रोसीजर कहते हैं। ये स्पेसिफिक स्टेप्स को आइडेंटिफाई कर रहा होता है कि ये सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होंगे। इसको टेस्ट स्क्रिप्ट भी कहा जाता है। तो जहाँ पे भी ये दोनों टर्म्स यूज होती हैं, अल्टरनेटिवली यूज हो रही होती हैं, यानी कि टेस्ट प्रोसीजर्स और टेस्ट स्क्रिप्ट। नेक्स्ट, टेस्ट सूट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि टेस्ट केसेस क्या होते हैं। मैंने आपको उस वक्त मेंशन किया था कि टेस्ट सूट्स जो हैं वो रिलेटेड टेस्ट केसेस हैं, जो कि किसी सेट ऑफ बिहेवियर्स को फाइंड आउट करने के लिए ही होता है, या किसी फीचर के लिए एक सेट ऑफ टेस्ट केसेस का बना लेते हैं। तो वो सेट ऑफ टेस्ट केसेस जो है वो टेस्ट सूट कहलाता है। मतलब ये इसमें मल्टीपल टेस्ट केसेस हो सकते हैं, जो कि कलेक्शन भी आप कह सकते हैं, कलेक्शन ऑफ टेस्ट केसेस। अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि क्या चीज़, बेसिक डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं कि क्या होता है। टेस्ट स्पेसिफिकेशन या टेस्ट डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन या टेस्ट स्क्रिप्ट में ये क्या होता है, जो हम लोग वो फीचर बताते हैं जो कि टेस्ट हो रहा होता है। जैसे कि एडिशन टेस्ट करना है, अब उसके लिए मल्टीपल टेस्ट केसेस बनते हैं। मल्टीपल टेस्ट केसेस, टेस्ट केस किस तरह से डिफर कर रहे होते हैं ड्यू टू इनपुट। टेस्ट केस वन की इनपुट्स कुछ और होंगी, टेस्ट केस टू की कुछ और होंगी। ठीक है, तो हम टेस्ट केसेस के अंदर यूनिकली आइडेंटिफाई कर देते हैं कि कौन सी जो हैं हमारे पास टेस्ट केसेस होंगी। ठीक है, या कौन सी जो हैं वो इनपुट्स होंगी। ठीक है, अब ये चीज़ें जो हैं हम टेस्ट केसेस में आइडेंटिफाई करते हैं। तो उसके बाद जब हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फिर हम लोग टेस्ट प्रोसीजर बताते हैं कि टेस्ट प्रोसीजर क्या होगा, ताकि जो टेस्ट करने वाला है उससे प्रोसीजर में कोई मुश्किल ना हो। अब प्रोसीजर एक काइंड ऑफ, यहाँ पे अगर हम लोगों ने कोई कांस्टेंट चीज़ें यूज़ की थी, तो अब यहाँ पे कांस्टेंट चीज़ें नहीं होंगी। यहाँ पे हम वेरिएबल्स यूज़ करेंगे, ये वाले जो हैं, कि बता देंगे कि पहले इनपुट, ताकि दोनों के लिए सेम टेस्ट प्रोसीजर फॉलो हो सके दोनों टेस्ट केसेस के लिए। कि एंटर करें इनपुट वन, देन एंटर करना है ऑपरेशन, देन इनपुट टू करना है, तो ये प्रेस करना है तो रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये एक सिंपल सा प्रोसीजर होता है जो कि आपको पता चल रहा है। तो आप टेस्ट प्रोसीजर को यूज़ करते हुए ही आप टेस्टिंग करते हो। और प्रोसीजर जो है वो पहले ही आइडेंटिफाई या पहले ही प्रिस्क्राइब कर दिया जाता है, स्क्रिप्ट में लिख दिया जाता है।
यहाँ पे टेस्टिंग प्रोसेस को डिफाइन किया हुआ है डायग्राम में कि पहले प्लानिंग होती है, एनालिसिस होती है, डिज़ाइन होता है, देन इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन हो रही होती है। एग्जीक्यूशन के साथ ही हम देख रहे होते हैं कि हमारे जो एग्जिट क्राइटेरिया वो आ गया है या नहीं, टेस्ट रिजल्ट को रिपोर्ट कर रहे होते हैं। जब ये चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं तो हम क्लोजर की तरफ जाते हैं। लेकिन इसमें आप एक चीज़ देख रहे हैं जो साइड बाय साइड चल रही है, दैट इज़ कंट्रोल, यानी कि टेस्ट कंट्रोल किया जा रहा है, यानी कि मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल जैसे किया जा रहा होता है। प्रोजेक्ट टाइमलाइन एक्स एक्सिस पे है, यानी कि पहले प्लानिंग होगी, फिर एनालिसिस होगा, फिर डिज़ाइन होगा, और ये प्रोजेक्ट टाइमलाइन जो है वो इस तरह से आगे प्रोसीड कर रही है। अब आते हैं टेस्ट प्रोसेस के फंडामेंटल्स क्या हैं। पहले है टेस्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल। टेस्ट प्लानिंग जहाँ स्टार्ट में हो जाती है, कंट्रोल जो है हम लोग साइड बाय साइड करते रहते हैं, क्योंकि जो प्लान की हुई चीज़ें होती हैं उसी के हिसाब से देखा जाता है कि बाकी स्टेप्स वैसे ही काम कर रहे हैं कि नहीं। उसके बाद एनालिसिस एंड डिज़ाइन, जहाँ पे हम लोग टेस्ट को एनालाइज कर रहे होते हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास टेस्ट से रिलेटेड आ गई हैं, और टेस्ट को डिज़ाइन कर रहे होते हैं। आफ्टर दैट वी हैव टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन। इसमें टेस्ट को इन रियल वर्ल्ड, या कहना चाहिए कि एक मशीन में, कंट्रोल एनवायरनमेंट में हम लोग किसी एक मशीन के ऊपर टेस्ट कर रहे होते हैं, तो वो एग्जीक्यूशन में आता है या इम्प्लीमेंटेशन में आता है। आफ्टर दैट हम लोग जो उसके रिजल्ट्स हैं वो शेयर कर रहे होते हैं, रिपोर्ट कर रहे होते हैं, इवेलुएट कर रहे होते हैं एग्जिट क्राइटेरिया रीच हो गया कि नहीं। उसके बाद टेस्ट क्लोजर एक्टिविटीज होती हैं। प्लानिंग एंड कंट्रोल, ये फर्स्ट फेज है। इसके बारे में यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एक टेस्ट प्लान का डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें डिस्क्राइब किया होता है कि स्कोप क्या है, अप्रोच क्या है, इसकी रिसोर्सेज क्या होंगे। स्कोप में साथ आप रिस्क और ऑब्जेक्टिव भी बता देते हो टेस्टिंग के। ये ये आपने सारी चीज़ों को एनलिस्ट करना होता है, ना सिर्फ स्कोप को, बल्कि टेस्ट पॉलिसी क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, डिटेल्स क्या है टेस्टिंग टास्क की, और आफ्टर दैट आपने रिसोर्स एलोकेशन क्या की है। देन टेस्ट एनवायरनमेंट, कि टेस्ट एनवायरनमेंट क्या होगा, कि जैसे मैंने आपको टेस्ट एनवायरनमेंट के बारे में बताया था कि कौन सी मशीन पे होना चाहिए, उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, अगर कोई कंट्रोल एनवायरनमेंट ज़्यादा रिक्वायर्ड है तो उसका क्या प्रोसीजर है। उसके बाद टेस्ट डिज़ाइन टेक्निक्स आ जाती हैं कि कौन सी टेक्निक्स आपने यूज़ करनी है टेस्ट को डिज़ाइन करते हुए, क्या क्राइटेरिया होगा, या क्या मद्देनज़र रख के आपने टेस्ट को डिज़ाइन करना है। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में जैसे बताया है कि वेबसाइट को टेस्ट करने के लिए और क्राइटेरिया होगा, एम्बेडेड सिस्टम को टेस्ट करने के लिए और क्राइटेरिया होगा, उसके हिसाब से हमारी जो है टेस्ट की टेक्निक ही डिफरेंट हो जाती है। तो उसी तरह से आफ्टर दैट एंट्री एंड एग्जिट क्राइटेरिया, कि टेस्ट कब शुरू करना है, यानी कि प्री कंडीशंस क्या होंगी, किस तरह से शुरू करना है, उसके बाद कब हम लोगों ने रिजल्ट आ जाएंगे, कब एग्जिट करना है उसको, और उसके बाद स्केड्यूल कैसे करना है टेस्ट को, ये सारा कुछ हमने इसमें देखना होता है। रिस्क और कंटीजेंसीज प्लानिंग, जैसे कि आपको पता है कि कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ आ जाती है, उसके लिए भी हमने रिस्क मैनेजमेंट शुरू में ही कर लेते हैं कि अगर ऐसा आ गया तो किस तरह से हॉल्ट करना है। जैसे मैंने आपको लेक्चर नंबर 9 में बताया था कि किस तरह से अबॉर्ट करना है या हॉल्ट करना है, सिस्टम को स्टॉप कैसे करना है, ये चीज़ें जो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, किसमें हम लोग टेस्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल में टेस्ट प्लान बनाते हैं। तो टेस्ट प्लानिंग क्या है, ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हम लोग बना रहे होते हैं टेस्ट प्लान, और टेस्ट प्लान को अपडेट कर रहे होते हैं, क्योंकि ये साइड बाय साइड चलती है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल में होता ही रहता है कि जिस तरह से हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें अगर चेंजिंग रिक्वायरमेंट को हमने कॉम्पनसेट किया है, तो उस हिसाब से इसको भी हम अपडेट कर देते हैं। तो टेस्ट कंट्रोल की मेजर टास्क ये हो जाते हैं, यानी कि अगर आपसे कोई कहे कि मेजर टास्क क्या हैं टेस्ट कंट्रोल के, तो वो ये होते हैं कि मेजर करना है, एनालाइज करना है रिजल्ट को, रिव्यूज़ के रिज़ल्ट को भी और टेस्टिंग के रिज़ल्ट को भी। जैसे टेस्ट रिव्यूज़ होते हैं, पीयर रिव्यूज़ होते हैं, या जो भी, उसके रिज़ल्ट को भी एनालाइज़ करना है आपने, साथ आगे जब रियल में टेस्ट एग्जीक्यूशन होगी उसके रिजल्ट्स को भी एनालाइज करना है। इसलिए मैंने आपको बताया था कंट्रोल साइड बाय साइड चलता है। तो आप देख रहे हैं कि ये
उसकी भी एग्जीक्यूशन के साथ जो है वो करने का भी काम होता है, कंट्रोल करने का। तो वहाँ पे क्या होता है कि रिजल्ट को एनालाइज किया जा रहा होता है, डॉक्यूमेंट प्रोग्रेस को, टेस्ट कवरेज को, एग्जिट क्राइटेरिया को भी मॉनिटर कर रहे होते हैं कंट्रोल में। इसके अलावा ओवरऑल इंफॉर्मेशन जो है टेस्टिंग की वो हर फेज में देना कंट्रोल का काम है। इसी तरह से करेक्टिव एक्शंस करना, तो ये हम लोग टेस्ट कंट्रोल में करेक्टिव एक्शन कर रहे होते हैं, इनिशिएट कि अगर कोई चीज़ें करेक्ट होने वाली हैं या कोई कोडिंग में करेक्शन हो चाहिए, कोई डिबगिंग चाहिए, उसके लिए जो एक्शंस होंगे वो भी इनिशिएट जो है वो टेस्ट कंट्रोल की फेज में ही कर रहे होते हैं। उसके अलावा डिसीजन मेकिंग जो है वो टेस्ट कंट्रोल टीम कर रही होती है कि किस तरह से डिसीजन मेकिंग होगी और क्या डिसीजन लिया जाएगा। उसके बाद टेस्ट एनालिसिस एंड डिज़ाइन, इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि आपने ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आपके टेस्टिंग के, ठीक है, और उस ऑब्जेक्टिव्स को किस तरह से यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब वो ऑब्जेक्टिव अचीव होने के बाद जो है हमें ये चाहिए कि डिलीवरेबल में हमें क्या चीज़ चाहिए है, क्या हमारे अ, वो माइंडसेट क्या है उसके हिसाब से, या हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमारा क्या ऑब्जेक्टिव बनता है। तो हमने टेस्ट कंडीशंस और टेस्ट ऑब्जेक्टिव्स को साथ लेके चलना होता है। जैसे कि इसकी आप ऐसे मिसाल ले लें, जब आप प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं तो प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हुए आप रिक्वायरमेंट्स का ख्याल रख रहे होते हैं, इसी तरह टेस्ट एनालिसिस करते हुए आप ऑब्जेक्टिव्स, टेस्ट ऑब्जेक्टिव्स और टेस्ट कंडीशंस का ख्याल रख रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह से टेस्ट केसेस जो हैं वो उन्हें बनाना, यानी कि मैंने आपको कहा था ना, टेस्ट क्रिएशन जो है वो हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं, टेस्ट को टेस्ट बना रहे होते हैं, टेस्ट केसेस बना रहे होते हैं। तो आपको याद होगा डिज़ाइंड बाय लिखा हुआ था, तो मैंने आपको कहा था डिज़ाइंड बाय में सिर्फ आप जो टेस्ट केस बना रहा है उसका नाम लिखोगे। वो इस वजह से क्योंकि टेस्ट केस जो हैं वो पहले बन जाते हैं टेस्ट एनालिसिस एंड डिज़ाइन में, एग्जीक्यूट बाद में होते हैं। तो जो टेस्ट केस बना रहा होता है वो डिज़ाइनर होता है। तो क्रिएशन ऑफ टेस्ट केसेस कहाँ होंगी? टेस्ट एनालिसिस एंड डिज़ाइन में, ठीक है। आगे प्रायोरिटाइज करते हैं कंडीशंस जिनकी बेसिस पे हम लोगों ने सॉफ्टवेयर को जो है वो एनालाइज करना है, या टेस्ट कंडीशंस जो हैं वो आप कौन सी चाहते हैं कि टेस्ट कंडीशंस पहले चेक हो जाएं, तो उस हिसाब से प्रायोरिटाइज करके जो है टेस्ट डिज़ाइन किया जाता है, टेस्ट केसेस को भी डिज़ाइन किया जाता है। और उसके बाद जो है आपने क्या करना होता है, कुछ और स्टेप्स होते हैं, जैसे कि नॉन फंक्शनल टेस्ट ऑब्जेक्टिव्स क्या थे उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनके टेस्ट कंडीशंस को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर देखते हैं टेस्ट ओरेकल्स क्या हैं, स्टैंडर्ड्स क्या हैं, ये वन बाय वन हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो नॉन फंक्शनल टेस्ट ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो क्या होते हैं कि हम लोगों ने जो नॉन फंक्शनल टेस्ट ऑब्जेक्टिव्स हैं वो किसी भी फेज पे वैसे अप्लाई किए जा सकते हैं और किसी भी टेस्ट लेवल पे किए जा सकते हैं थ्रू आउट द लाइफ साइकिल। लेकिन जो मेजर नॉन फंक्शनल टेस्टिंग होती है या टेस्ट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो एंड ऑफ द प्रोजेक्ट में ही एड्रेस किए जाते हैं। एंड जो हैं यूजुअली सिर्फ परफॉर्मेंस टेस्टिंग ऐसी है जो एज अर्ली एज पॉसिबल की जानी चाहिए और की जाती है भी। अदरवाइज जो हैं कुछ ऐसे भी नॉन फंक्शनल टेस्ट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कि थ्रू टेस्टिंग तो कंडक्ट नहीं हो सकते, लेकिन उसके लिए फिर रिव्यू किया जाता है। सो दैट्स कि हम लोग जो है उसको रिव्यू कर लेते हैं, डिज़ाइन और कोड को देख से लेते हैं, उसके लिए टेस्ट एग्जीक्यूशन पॉसिबल नहीं होती। अदरवाइज परफॉर्मेंस टेस्टिंग को हम लोग शुरू में ही करते हैं और बाकी थ्रू आउट द लाइफ साइकिल देखा जा सकता है, और मेजर टेस्ट फंक्शंस को हम एंड ऑफ द प्रोजेक्ट में करते हैं। सो नेक्स्ट इज आइडेंटिफाइंग एंड डॉक्यूमेंटिंग टेस्ट कंडीशंस। इसमें आप आइडेंटिफाई करते हो कि टेस्ट जो है उसकी फंक्शनल और नॉन फंक्शनल टेस्ट कंडीशंस क्या हैं। अब दो इम्पॉर्टेंट चॉइसेस होती हैं आपको इसको आइडेंटिफाई और डॉक्यूमेंट करने के लिए। पहली है कि आप स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंटेशन का देखते हो, ठीक है।
टेस्ट कंडीशन के आप क्या करते हो कि टेस्ट वर्क करते हो टेस्ट बेसिस जो डॉक्यूमेंट होता है जो कि टेस्ट की इंफॉर्मेशन बेसिक इंफॉर्मेशन देता है उसके साथ साथ जो है इस डॉक्यूमेंट को बनाते हो और पहले हाई लेवल टेस्ट केसेस या हाई लेवल टेस्ट कंडीशंस को आइडेंटिफाई करते हो और उसके बाद जो है लो लेवल को आइडेंटिफाई करते हो। अ, या फिर दूसरा है कि जो लेवल ऑफ डिटेल तो लेवल ऑफ डिटेल में क्या होता है कि हाँ आप डिस्क्राइब करते हो कि कौन सी टेस्ट कंडीशंस जो हैं वो डॉक्यूमेंट करनी है पहले आप की फीचर्स आइडेंटिफाई करते हो और उसके बाद उन करेक्टरिस्टिक को हाई लेवल पे लिख देते हो थोड़ी अब्स्ट्रैक्ट लेवल पे उसके बाद क्वालिटी रिस्क आइटम्स लिखते हो देन लो लेवल रिक्वायरमेंट्स लिखते हो फिर ट्रेसेबिलिटी डिटेल टेस्ट कंडीशंस के साथ जो ट्रेसेबिलिटी होती है कि कौन सी रिक्वायरमेंट है इसको पूरी हुई है कि नहीं उसको टेस्टिंग के बाद कैसे ट्रेस किया जाएगा ट्रेस बैक करना वो आइडेंटिफाई करते हो। अ, और इसके अलावा जो दूसरी अप्रोच है वो ये है कि सिर्फ हाई लेवल टेस्ट कंडीशंस को कर लेते हो आइडेंटिफाई सिर्फ। तो जो भी लेवल ऑफ डिटेल होता है या जो भी आपने क्या कहते हैं स्ट्रक्चर को चूज करना है अम, उसकी आप अलाइनमेंट लाजमी होती है स्ट्रेटेजी के साथ कि टेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है टेस्ट टेक्निक क्या है उसके साथ अलाइन करेंगे अपने चूजन स्ट्रक्चर को ताकि वो टेस्ट ऑब्जेक्टिव अल्टीमेटली पूरे हो जाएं। इसी तरह से आपने फिर टेस्ट कंडीशंस को जो है एलैबोरेट करना होता है इनटू टेस्ट केसेस। ठीक है। अब टेस्ट कंडीशंस क्या होती हैं हाई लेवल टेस्ट केसेस जो हैं फंक्शनल टेस्टिंग के या जो सिस्टम टेस्टिंग के टेस्ट केसेस हैं मतलब हाई लेवल होते हैं वो तो आप उनको एक्सप्लेन करते हो फिर लो लेवल टेस्ट केसेस जो होते हैं जिसमें आपने छोटे छोटे यूनिट्स और इंटीग्रेशन टेस्टिंग्स को बताया होता है वो आप एलैबोरेट करते हो। तो आपको उसके लिए जो है इनपुट डाटा देना होता है मतलब हाई लेवल टेस्ट केसेस में जो मेजर टेस्टिंग है फंक्शनल टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग या एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इसके आपने इनपुट डेटा को प्रिपेयर करना होता है लो लेवल टेस्ट केसेस जब बनाते हो तो उसमें आपने जो यूनिट्स हैं जो मॉड्यूल्स हैं उनकी टेस्टिंग के लिए डेटा को प्रिपेयर करना होता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग वगैरह को। ठीक है। अब आ जाते हैं टेस्ट डिज़ाइन पे। टेस्ट डिज़ाइन में जो है इनपुट्स को आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि कौन-कौन सी इनपुट्स होनी चाहिए या उनको क्रिएट करते हैं। ठीक है कि ये इनपुट्स जो हैं हम लोग टेस्ट केसेस में देंगे। साथ ही साथ हमें पर्पस जो है वो देखना होता है कि सिस्टम का जो पर्पस है वो फुलफिल हो रहा है इसके थ्रू कि नहीं। तो टेस्ट डिज़ाइन प्रोसेस के अंदर जो है आपने कुछ चीज़ें जो डिफ़ाइन करनी होती हैं वो यही होता है कि प्री कंडीशंस डिफ़ाइन कर लेते हैं टेस्ट एनवायरनमेंट की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इनपुट्स और टेस्ट डेटा क्या होगा एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स क्या है पोस्ट कंडीशंस क्या है। टेस्ट डिज़ाइन करते हुए ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है। उसके बाद टेस्ट डिज़ाइन टेक्निक्स जो हैं वो दो तरह की हो सकती हैं या तो स्टैटिक या फिर डायनामिक। तो स्टैटिक काइंड ऑफ ऐसी है कि अभी कोड एग्जीक्यूट नहीं करना पहले जस्ट रिव्यू कर रहे हैं कोड को और विदाउट एग्जीक्यूटिंग द कोड आप टेस्टिंग को देख रहे होते हो कि हमारा जो सिस्टम है वो सही दिख रहा है या सही काम करेगा कि नहीं इसको एस्टिमेट कर रहे हो तो डायनामिक टेक्निक में या डायनामिक टेस्टिंग के अंदर जो चीज़ आती है वो ये आती है कि आप एक्चुअल में कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो इस तरह की टेस्टिंग को हम वैलिडेशन काइंड ऑफ भी कहते हैं कि ये वैलिडेशन के अंदर आती है डायनामिक टेस्टिंग। स्टैटिक टेस्टिंग वेरिफिकेशन के अंदर आती है जहाँ हम वेरीफाई कर रहे होते हैं कि सिस्टम सारी चीज़ें पूरी कर रहा है कि नहीं। नेक्स्ट जो है डायग्राम है जो कि डिपिक्ट कर रही है कि स्टैटिक टेस्टिंग और डायनामिक टेस्टिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो स्टैटिक टेस्टिंग में आप जैसे देखते हैं इनफॉर्मल रिव्यूज़ आ रहे हैं वॉक थ्रू आ रहे हैं। ठीक है। टेक्निकल रिव्यूज़ है इंस्पेक्शन है कंट्रोल फ्लो ग्राफ बना लेते हैं आप डेटा फ्लो ग्राफ वगैरह जो है उसके थ्रू आप देख लेते हो कि सिस्टम की क्या कॉम्प्लेक्सिटी है क्या क्या डेटा फ्लो है सही है डेटा फ्लो या नहीं। तो ये आप एग्जीक्यूट नहीं कर रहे होते हो लेकिन हाँ कोड को की जो चीज़ें होती हैं स्ट्रक्चर होता है उसको जहन में मतलब रख रहे होते हो या उसको
प्रॉपर लेके चल रहे होते हो। डायनामिक टेस्टिंग जो है उसमें जो है स्पेसिफिकेशन बेस्ड आ जाती है, जो कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है। इसमें आप जैसे कि यूज़ केस टेस्टिंग है, स्टेट ट्रांजिशन टेस्टिंग है, लैब में आप लोग कर रहे हैं डिसीजन टेबल टेस्टिंग या बाउंड्री वैल्यू, वो आ जाती है ब्लैक बॉक्स में। और स्ट्रक्चर बेस्ड टेस्टिंग जिसमें आप स्टेटमेंट को देखते हैं, ये वाइट बॉक्स टेस्टिंग में आ जाती है। स्टेटमेंट, डिसीजन, कंडीशंस, मल्टीपल कंडीशंस, ये सारी। ठीक है, अब जब आती है एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग, या एक्सप्लोर कर रहे होते हैं कि एरर किस वजह से आ रहा है, क्यों आ रहा है, तो ये एक्सपीरियंस बेस्ड होता है। ये अपने एक्सपीरियंस के बेस पे डायग्नोसिस कर रहे होते हैं उस वक्त। ठीक है। नेक्स्ट, टेस्ट ओरेकल की जो बात हुई थी कि टेस्ट ओरेकल क्या है, सेकंड पॉइंट, सॉरी, सेकंड फेज का जो थर्ड पॉइंट था, 2.3 इसीलिए। तो ओरेकल्स जैसे कि नाम से भी जाहिर हो रहा है, कोई ऐसी चीज़ है जो कि प्रोवाइड कर रही होती है किसी के डिटर्मिनेशन के लिए, किसी चीज़ को बताने के लिए कोई चीज़ प्रोवाइड की जा रही होती है, यानी कि ऐसी सोर्स जिससे आप एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो है वो देख सकते हैं कि उसका सही है कि नहीं। ये कोई एग्जिस्टिंग सिस्टम भी हो सकता है जो बताए कि आपने जो टेस्ट किया है वो पास हुआ है या फेल हुआ है। ये यूज़र मैनुअल भी हो सकता है जो कि डिटरमाइन करे कि जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू द डिज़ायर्ड रिजल्ट हैं कि नहीं है, या अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हैं कि नहीं। ये किसी इंडिविजुअल का नॉलेज भी हो सकता है जो कि बताए कि ये सही है कि नहीं। तो हम लोग जो है सिंपल किसी भी डिज़ाइन को ले सकते हैं, जो आपने डिज़ाइन किया था, हाई लेवल डिज़ाइन किया था या लो लेवल डिज़ाइन किया था, वो उसको कि भाई हमारी जो टेस्टिंग के रिजल्ट्स हैं उससे वेरीफाई कर रहे हैं, उससे मिलते जुलते हैं कि नहीं। कंपोनेंट बेस्ड जो रिजल्ट हैं वो कंपोनेंट बेस्ड डिज़ाइन के ऊपर जो है लाई कर रहे हैं कि नहीं। तो वो भी आपका एक ओरेकल हो सकता है। तो ओरेकल आपको बेसिकली ये बता रहा होता है कि ये अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट है कि नहीं। और आप जो डिजायर्ड इनपुट, सॉरी डिजायर्ड आउटपुट जो फाइंड आउट कर रहे होते हो कि ये डिजायर्ड आउटपुट है, तो वो भी कहीं ना कहीं उसी स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से होती है जो आपने लो लेवल डिजाइन या हाई लेवल डिजाइन पे दिया होता है। जी, आगे चलते हैं टेस्ट डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन टेम्पलेट पे। तो या फिर कहना चाहिए स्टैंडर्ड्स पे, जो स्टैंडर्ड में फॉलो किया जाता है टेम्पलेट, उसमें यही होता है कि टेस्ट डिज़ाइन की स्पेसिफिकेशन आइडेंटिफायर होता है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि कौन सी डॉक्यूमेंट है ये जो कंपनी के स्टैंडर्ड के हिसाब से होती है, जो भी कंपनी का स्टैंडर्ड हो। उसके बाद की या फीचर टेस्ट होना है। इस टेस्ट टू सूट के अंदर कौन सा फीचर जो है वो टेस्ट होगा। इसके बाद जो है उसकी टेक्निक क्या होगी, अप्रोच क्या होगी, वो बताई जाती है। और उसके बाद टेस्ट आइडेंटिफिकेशन होती है। ठीक है, कि कौन सा टेस्ट जो है वो किस चीज़ के लिए है, ताकि आप इन द सूट जो है उसको ट्रेस भी कर सकें। उसके बाद पास फेल क्राइटेरिया होता है कि पास हो गया है या नहीं हो गया। तो स्पेसिफिकेशन टेम्पलेट के अंदर जैसे कि आपको समझ आ गया है कि कुछ चीज़ें तो हैं, जैसे कि आइडेंटिफायर, टेस्ट आइटम्स और इनपुट स्पेसिफिकेशंस या आउटपुट स्पेसिफिकेशंस, ये तो हो गई हैं। लेकिन कुछ ऑप्शनल चीज़ें जैसे एनवायरमेंटल नीड, स्पेशल प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स और इंटरकेस डिपेंडेंसीज, ये लिखी जाती हैं। ये उस पूरे ओवरऑल सूट की जो हैं वो डिपेंडेंसीज या रिक्वायरमेंट्स, प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स या एनवायरमेंटल नीड्स होती हैं जो कि लिखी जाती हैं। ऑप्शनल है, जब ज़रूरत होती है तो लिखी जाती हैं। उसके बाद टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन की फ़ेज़ आती है, जो कि हमारी थर्ड फेज़ थी। और इसमें आपने टेस्ट केसेस को प्रायोरिटाइज करना होता है और डेवलप करना होता है कि कौन पहले तो डेवलप करते हैं टेस्ट केसेस को, और साथ प्रायोरिटाइज करते हैं कौन से पहले रन होंगे, कौन से बाद में रन होंगे, और इसी में ही आप इम्प्लीमेंटेशन लिखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था प्लानिंग की फेज थी, उसमें आपने ये डिफाइन कर दिया कि जी फीचर टू बी टेस्टेड है एडिशन। ठीक है, उसके बाद उसके दो टेस्ट केसेस बना दिए, इनपुट वैल्यू सेट कर दी, वो तो था डिज़ाइन।
उसके बाद जो प्रोसीजर जहाँ पे फाइनल करना है ना, वो इम्प्लीमेंटेशन की फेज आती है कि टेस्ट प्रोसीजर क्या होगा। पहले इनपुट 1 जाएगी, फिर इनपुट 2 जाएगी, फिर जाके सॉरी, पहले इनपुट 1 जाएगी, फिर ऑपरेटर जाएगा, फिर इनपुट 2 जाएगी, फिर इक्वल, फिर आपने फिर वेरीफाई करना है। ये जो चीज़ है ना, ये प्रोसीजर का हिस्सा है जो कि इम्प्लीमेंटेशन की फील्ड फेज में करते हैं। तो अब आपने ये करने के बाद वेरीफाई करना है एनवायरनमेंट को, टू इम्प्लीमेंट एंड वेरीफाई एनवायरनमेंट। अब इसमें जो भी एनवायरनमेंट है जिसके अंदर टेस्टिंग आपने करनी है, तो कोई स्पेशलाइज सिस्टम हो सकता है जिस पे आप कर रहे हो, या आपने सॉफ्टवेयर किसी एक ख़ास सिस्टम पे करना है, उसकी जो है उसकी वेरिफिकेशन कर ली जाती है कि वो सही काम कर रहा है। इसके अलावा टेस्ट एग्जीक्यूशन को स्केड्यूल भी कर लिया जाता है, कौन सा टेस्ट कब करना है, अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटाइज टेस्ट केसेस के कौन से प्रायोरिटाइज किए थे उसके हिसाब से। नेक्स्ट है जो टेस्ट एग्जीक्यूशन है, उसके अंदर ये मेजर टास्क होते हैं कि आपने टेस्ट एनवायरनमेंट चेक कर लेना है, ठीक है। ट्रेसिबिलिटी जो है वो है क्या टेस्ट बेसिस की और टेस्ट केसेस की। टेस्ट बेसिस बेसिकली जो मेन डॉक्यूमेंट था या बेसिक डॉक्यूमेंट था जिसमें हम लोग टेस्टिंग के ऑब्जेक्टिव्स वगैरह भी देख रहे थे और देख रहे थे कि क्या क्या चीज़ें टेस्ट की जानी है, तो उनकी आपस में ट्रेसिबिलिटी है कि नहीं, ये चेक कर लेते हैं। इसी तरह से उसके बाद आपने जो काम करना है वो एग्जीक्यूट करना है टेस्ट सूट्स को इंडिविजुअल टेस्ट केसेस में। तो जो टेस्ट सूट है और उसके इंडिविजुअल टेस्ट केसेस हैं उनको एग्जीक्यूट किया जाता है। अगर कोई फेल हो जाते हैं तो री एग्जीक्यूट किया जाता है उन टेस्ट को। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो रिकॉर्ड के तौर पे रखी जाती हैं। फिर आपने एक्सपेक्टेड और एक्चुअल रिजल्ट का आपस में कंपैरिजन करना होता है, और उसके बाद जो भी उसके अंदर चीज़ें हुई हैं उसको रिपोर्ट कर देना है। कि अगर कोई डिस्क्रिपेंसीज हैं तो उसे एज इंसिडेंट रिपोर्ट करना है, और अगर कोई एक्सपेक्टेड रिजल्ट के हिसाब से नहीं चलता तो उसे रिपोर्ट कर देते हैं। अब इवेलुएटिंग एग्जिट क्राइटेरिया एंड रिपोर्टिंग, इसके अंदर इस प्रोसेस के अंदर आप बताते हो कि कब हमने जो है टेस्टिंग को ख़त्म कर देना है, व्हेन टू स्टॉप द टेस्टिंग। तो ये डिटरमाइन करने के लिए ये फेज़ होती है, एंड दिस क्राइटेरिया वेरी फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। तो इसके अंदर जो मेन 3 टास्क होते हैं वो ये हैं। फर्स्ट कि आपने टेस्ट लॉग्स जो हैं वो हर एक क्राइटेरिया के अगेंस्ट जो है वो चेक कर लेने हैं कि हो गए हैं पूरे कि नहीं। उसके बाद जो है अगर आपने कुछ और जो हैं टेस्ट वो होने वाले हैं, या तो आप एग्जिट नहीं करते, डिटरमाइन कर देते हो कि अगर हाँ कुछ और टेस्ट नीडेड हैं, या फिर अगर यहाँ पे नीडेड है कि हम लोग एक्सटेंड करें टेस्टिंग को और एग्जिट क्राइटेरिया जो है उसको चेंज कर दें, थोड़े टाइम बाद करें, तो वो भी आप असेस करते हो इसी फेज में, ठीक है। इसके बाद आप टेस्ट समरी जो है वो बनाते हो कि टेस्ट का ये रिजल्ट निकला है, और तमाम स्टेक होल्डर्स को वो दिखा देते हो, पूरी टीम को, इवन डेवलपर्स को, एंड इवन जो आपके डिज़ाइनर और बाकी क्लाइंट वगैरह उनके साथ भी शेयर कर दी जाती है समटाइम्स। तो ये टेस्ट समरी होती है ताकि ये स्टेक होल्डर्स के शेयर कर सकें, इसलिए बनाई जाती है। अच्छा जी, उसके बाद जो है हम इसमें क्या कर सकते हैं कि टेस्ट एग्जीक्यूशन प्रोसेस की प्रॉपर्टीज़ को चेक कर सकते हैं, जैसे कि टेस्ट कंडीशंस हो गई, टोटल डिफेक्ट्स कितने थे, क्या चीज़ें टेस्ट हुई हैं, क्या एक कॉस्ट थी, क्या एफर्ट थी, हम स्केड्यूल से कितना डिले हो गया, हमारा स्केड्यूल कितना सही रहा, ये सारा कुछ, इवन रिस्क वगैरह, ये सारा कुछ हम लोग यहाँ पे डिटरमाइन कर रहे होते हैं इसी फेज़ के अंदर। और अगर हाँ हमें कोई रिग्रेशन टेस्ट रिजल्ट्स जो हैं वो अ, आए हैं, उसको भी असेस कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इज टेस्ट क्लोजर एक्टिविटीज़। अब जैसे क्लोजर का आपको पता है कि क्लोज करना है, कि टेस्टिंग कब क्लोज करनी है। ज़ाहिर एग्जिट क्राइटेरिया फाइंड आउट हो गया है तो क्लोजर एक्टिविटीज़ जो हैं वो आती हैं जब
हम लोग या तो सॉफ्टवेयर को डिलीवर कर देते हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग जो है टेस्ट प्रोसेस का जो डेटा है, टेस्ट वेयर्स है, उन सबको कलेक्ट कर लेते हैं और सॉफ्टवेयर जो है वो डिलीवर हो जाता है, तब टेस्ट क्लोज होता है। तो टेस्टिंग कैन बी क्लोज्ड फॉर सम अदर रीजंस, और डिलीवर नहीं हुआ तो कौन सी रीज़न हो सकती हैं, जैसे प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया, टारगेट जो है वो अचीव हो गया, मेंटेनेंस रिलीज थी या कोई अपडेट होनी थी वो हो गई, या फिर जो है हमारी जो इन्फॉर्मेशन थी जो हमें चाहिए थी वो पूरी हो गई, तो हम लोग इसको कंप्लीट मान के ख़त्म कर देते हैं। क्लोजर को कहते हैं कि हाँ जी हो जाना चाहिए। तो इसके मेजर टास्क ये होते हैं कि डिलीवरेबल डिलीवर हो गए हैं कि नहीं, इसको इंश्योर करना होता है, ठीक है। क्लोजिंग इंसिडेंट की रिपोर्ट जो है वो करनी होती है। इसके अलावा सिस्टम को डॉक्यूमेंट करना होता है, टेस्ट वेयर को आर्काइव कर लेते हैं, जो भी आपका टेस्ट एनवायरनमेंट है उसका जो भी डेटा है। इसके अलावा जो है जो टेस्ट वेयर थे, जो भी चीज़ें टेस्ट के लिए यूज़ हुई हैं, उसको हैंड ओवर कर देते हैं मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन उससे इन नियर फ्यूचर या इन द फ्यूचर जो है वो फ़ायदा उठा सके, ठीक है। और इवेलुएट कर देते हैं कि किस तरह से हम लोगों ने क्या चीज़ें लर्न की हैं और क्या फ्यूचर रिलीज के लिए ज़रूरी है। अब आ जाते हैं जी हमारा जो लास्ट आउटलाइन में डिस्कस किया हुआ था टॉपिक, वो था रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। इसमें हम लिंक्स बना रहे होते हैं यूज़र रिक्वायरमेंट की और टेस्टिंग के अंदर कि क्या हुआ है, हमारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो मीट हो गई हैं कि नहीं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्या तमाम सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, सॉफ्टवेयर कोडिंग सही हो गई है, डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस पूरी हो रही हैं, ठीक है। ये इन सब की ट्रेसेबिलिटी के लिए अब प्रोजेक्ट हैंडलिंग टीम जो है, पहले तो हम देख लेते हैं कि ये क्यों की जाती है और कब की जाती है। कब का ये कहें कि रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट फेज में ही ये कर ली जाती है, ठीक है। आप उसमें लिस्ट डाउन कर लेते हो कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। और ये डिलीवरेबल होती है टेस्टिंग लाइफ साइकिल में, रिक्वायरमेंट एनालिसिस जब करते हैं। अब ये जब आपको ये कब समझ आ जाएगा ना, तो आपको ये क्यों भी समझ आ जाएगा, ठीक है। और इसके कुछ नाम से जाहिर हो रहा है, ट्रेसेबिलिटी से, कि ट्रेस करने के लिए काम आता है। अब प्रोजेक्ट हैंडलिंग टीम ये देखती है कि कौन सा पार्ट ऑफ कोड जो है वो क्लाइंट से की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से है, ठीक है। और उस को किस तरह से टेस्ट किया जाना चाहिए, ये टेस्टिंग टीम देखती है, सही है। तो टेस्टिंग टीम को उस एक रिक्वायरमेंट के लिए जो टेस्ट केसेस प्रिपेयर करने हैं वो इस हिसाब से देखती है। तो ये दोनों की रिक्वायरमेंट एनालिसिस और रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट टीम, सॉरी, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट फेज के अंदर जो है हो रहा होता है। तो यानी कि अब एक रिक्वायरमेंट है, वो क्यों है, ठीक है, किस लिए है, और उसके अगेंस्ट कौन से टेस्ट केसेस हैं या क्या टेस्टिंग होगी, और वो सक्सेसफुल हुई है कि नहीं हुई। और अगर नहीं हुई है तो आपको पता चल जाता है कौन सी रिक्वायरमेंट्स जो हैं उसकी टेस्टिंग पूरी नहीं हुई, तो वो एक काइंड ऑफ आपके पास रिकॉर्ड आ जाता है। तो अब ये बेनिफिशियल क्यों है, बेनिफिशियल है या इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये रिस्क मैनेजमेंट और चेंज मैनेजमेंट, रिस्क कोई आ गया, आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही, उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये रिस्क आया है। उसके बाद आप मैनेजमेंट खुद कर लोगे कि हाँ ये इसको ना हमने किस तरह से पूरा करना है। इसी तरह से कोई रिक्वायरमेंट में चेंज आ रहा है, कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, तो आप उसको भी मैनेज कर सकते हो आसानी से, ठीक है। और इसके अलावा जो चेंज के बाद जो है इफेक्ट होता है उसको भी मेंटेन किया जा सकता है। So that's all for the lecture 10 and 11. In the next lecture, I will, for the next lecture, I will upload the video soon.